अमरीकी जहाज़ों को ये निशाना बना रहे हैं काफ़ी अरसे से, और रात की बंदरगाह जो है वो इस वक्त बिल्कुल बंद है, और इसराइल को कबाइली निज़ाम है, मिस्री फ़ौज को उतारा गया यमन में। 1962 में जो हुसी थे इनको सारा बैकअप, सारी पैटर्नाइजिंग, सारा असला सऊदी अरब की जानिब से सप्लाई किया जा रहा था। यमन की रेगुलर आर्मी और अंसार। न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूं मलिक सईद अवान। आज आपके लिए लेके आए हैं इंतहाई अहम टॉपिक। अगर हम देखें फ़लस्तीन के साथ इसराइली लड़ाई के बाद अगर कोई मुल्क खुल कर सामने आया है तो वो यमन है। यमन में हौसी बागियों की जानिब से जो है अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए जा रहे हैं और अमरीका को नाको चने चबाए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अनवर अब्बास साहब। वो हमें बताएंगे। अनवर अब्बास साहब, जो हौसी बागी हैं उनके मुतालिक तो हमने काफ़ी सुना कि हौसी बागियों के ये हमले हुए, अमेरिका के इतने जहाज मारे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमें जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। हौसी बागी आखिर हैं कौन लोग और इनकी जदोजहद का आगाज़ कब हुआ और इनकी बैकअप पे कौन है? जी बिल्कुल, जो हुसी बागी हैं यमन में, ये इनका नाम काफ़ी ज़्यादा अब चल रहा है। अमरीकी जहाज़ों को ये निशाना बना रहे हैं काफ़ी अरसे से, और ये वाहिद कौम है, दुनिया की पहली कौम है जिसने गज़ा की सूरत हाल में, जब गज़ा पर इसराइली जारियत हुई, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलानी जंग किया इसराइल के ख़िलाफ़, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि रेड सी या बहर अहमर में से अमरीकी या इसराइल के इत्तेहादियों का कोई जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। न सिर्फ उन्होंने ऐलान किया बल्कि उन्होंने अमली तौर पर इन जहाज़ों को निशाना बनाए। 30 से ज़ायद ऑपरेशन वो कर चुके हैं। 30 से ज़ायद ऑपरेशन में मुख्तलिफ तिजारती जहाज़ों को भी हिट किया गया, और सबसे बड़ी बात कि इन हुसी बागियों के वजह से इसराइल की इलात की बंदरगाह जो है वो इस वक्त बिल्कुल बंद है, और इसराइल को कितने मिलियन डॉलर्स का है नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और इलात की बंदरगाह से इसराइल की ट्रेड हो रही थी, अब उस बंदरगाह से न सिर्फ जहाज़ों की आमदोरफ्त बिल्कुल मुनक़ते हो गई, बल्कि इसराइल को एक मुतबादिल रूट कायम करना पड़ा है जो कि सऊदी अरब और उर्दन के ज़मीनी रस्तों के ज़रिए है, लेकिन उसमें भी इसराइल को कम से कम 2 से 3 दिन का फासला पड़ता है। हुसी बागी हैं कौन? यमन का एक ट्राइब है हुसी, अल हुसीऊन भी इनका नाम है। हुसियों में मुख्तलिफ आगे सब ट्राइब्स हैं। बुनियादी तौर पर एक अफ़गानिस्तान की तरह एक कबीला है, कबाइली निज़ाम है हुसियों का। यमन का एक अपना कल्चर है, उनके कल्चर में एक बड़ा सा वो खंजर रखते हैं, और हमेशा से एक जैसे अफ़गान ट्राइबल्स का एक असलाह निशानी, यमन की भी ये निशानी कि वो हमेशा असले से मुसल्लह होते हैं। बुनियादी तौर पर गरीब लोग हैं, लेकिन यमन की तकरीबन बहुत बड़ी आबादी जो है इस वक्त साथ है, और यमन पे इस वक्त अमली तौर पे अगर देखा जाए तो हुसियों की हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। हुसियों की जो स्ट्रगल का आगाज़ है उसकी अगर हम बात करें तो पहले मुतवक्किलाइट्स जो है डायनेस्टी वहाँ पे मौजूद थी, सल्तनत मौजूद थी, और मुतवक्किलाइट्स के बाद यमन में जो शुमाली यमन था वहाँ पे एक इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। अल बदर के नाम से एक इमाम थे, उनके इमामत का सिलसिला ज़ैदिया फ़िरका है, अहले तशी की एक सब सेक्ट कह सकते हैं ज़ैदिया। उनके मोस्टली अकायद अहले सुन्नत वाले हैं कि वो मातम नहीं करते, नमाज भी अहले सुन्नत की तरह उनकी है, और बुनियादी तौर पर फ़िरका है ये अहले तशी का एक सब सेक्ट है। देखा जाए तो इन्होंने अपनी इमामत का सिलसिला कायम रखा। अल बदर इनके इमाम थे 1960s तक, और 1960s के बाद जब मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत थी तो मिस्र की जानिब से बाकायदा मिस्री फ़ौज को उतारा गया यमन में। तकरीबन 70,000 फ़ौज को उतारा गया था, और इन हुसी बागियों के ख़िलाफ़ उस वक्त ये फ़ौज मैदान में आई, और इस फ़ौज को बाकायदा पुष्पनाही हासिल थी मुख्तलिफ ममालिक की, और ये सिर्फ मिस्र की नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब एक रिपब्लिक बनाई गई थी जिसमें मिस्र और शाम दोनों कन्फेडरेशन थी, दोनों एक ही मुल्क थे, और अल-सलाल के नाम से इनके हेड थे, इस सल्तनत के जो फरमारवा थे, और उन्होंने इस फ़ौज को उतारा, और 70,000 फ़ौज उस वक्त हुसियों ने इनके खिलाफ जद्दोजहद की, रेबेलियन किया, रिवॉल्ट किया, और उस जद्दोजहद के नतीजे में 10,000 मिस्री जो हैं वो मारे गए। 10,000 से ज़ायद की तरह, 10,000 ऑफिशियल फिगर है, लेकिन 10,000 से ज़ायद मिस्रियों को इन हुसियों ने मारा, और उसके नतीजे में ये हुसी कामयाब रहे, और मिस्र को बिलाखिर सऊदीया के साथ मुज़ाकरात पे आना पड़ा। अब सऊदीया के साथ मुज़ाकरात क्यों करने पड़े? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त
1962 में जो हुसी थे, इनको सारा बैकअप, सारी पैटर्नाइजिंग, सारा असला सऊदी अरब की जानिब से सप्लाई किया जा रहा था। और मतलब आज के जो मुखालिफ हैं वो माजी में बहुत अच्छे दोस्त थे और सऊदीया की जानिब से इनकी बाकायदा हर लिहाज से मदद की गई। और ना सिर्फ सऊदीया उस वक्त बल्कि इसराइल की जानिब से भी बाकायदा मोसाद के 1-2 ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इनको असला फराम किया मिस्र के खिलाफ, क्योंकि इसराइल की और मिस्र की ऑलरेडी एक टेंस सूरत हाल थी। जमाल अब्दुल नासिर की वजह से वो अरब कौम परस्ती का नारा लगाते थे, बाद में उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंगें भी लड़ी, लेकिन उस सूरत हाल में इसराइल और सऊदी अरब दोनों ने इन हुसियों की मदद की और इन्होंने 10,000 मिस्रियों को मारा और मिस्रियों को बिलाखिर अपनी फौजियाँ वापस बुलाना पड़ी और सऊदीया के साथ बातचीत के जरिए उन्होंने इस अपनी फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया। और इस वक्त ये हुसी जो हैं उस वक्त से अभी तक हालत जंग में हैं। अच्छा अनवर, ये बताएं कि हौसी बागी जो है, इनका सऊदी अरब से तनाज़ा कब शुरू हुआ और किस बात पे हुआ? जी बिल्कुल, बेसिकली हमें ये देखना होगा एक कॉमन वो जो एक सेंटीमेंट है फेसबुक पे, अगर जो पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाता है वो कहते हैं जी ये अहले-तिशी का सब सेक्ट है, अहले-तिशी का एक फ़िरका है, लेकिन ये सऊदीया के लाइज रहे हैं और इंटरनेशनल वार इन्होंने मिस्र के खिलाफ सऊदीया की मदद से लड़ी। सऊदीया के बड़े अच्छे तल्लुकात थे इन हुसियों के साथ। हुसी ट्राइब के हवाले से अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जैसे कोयटा में हज़ारा हैं, या फिर आप कह लें कि ये बंगश ट्राइब्स हैं, हंगू, चिनार साइड पे और कोहाट में, इनकी कंपोजिशन भी ऐसी है। हुसी सारे जो हैं वो अहले-तिशी नहीं है, सारे ज़ैदिया नहीं है, बल्कि हुसियों में 60% अहले-तिशी, वो जो अहले-तिशी सेक्ट है ज़ैदिया उससे बिलोंग करते हैं और 40% के करीब सुन्नी हुसी हैं। और सुन्नियों में इनकी फॉलोअरशिप है बेसिकली सल्फी मकतब फ़िक्र की, ये इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब ट्राइब्स की बात आती है, जब उसकी बात आती है तो ये अपनी रिलीजियस चीज़ों को साइड पे रख देते हैं और ये एक ऐसा कबीला अपनी शिनाख्त पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एज अ कबीला उस पर जोर देते हैं। और सऊदीया के हवाले से यमनी हुसियों ने बुनियादी तौर पर मिस्र को जब शिकस्त दी उसके बाद इनके तल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए, लेकिन इस दौरान अली अब्दुल्ला सालेह 1978 में बरसर इक़्तिदार आए, एक रेवोल्यूशन, एक बगावत के नतीजे में फिर उन्होंने शुमाली और जनूबी यमन को मिला के एक सल्तनत कायम की। उसके बाद अली अब्दुल्ला सालेह की जानिब से जो पहला थ्रेट उन्होंने परसीव किया वो उन्हीं हुसीज को किया कि जो ताकतवर थे जिन्होंने मिस्रियों को शिकस्त दी, तो अली अब्दुल्ला सालेह ने इनके खिलाफ फौज कशी का सिलसिला शुरू किया। देन चूँकि गरीब इलाकों से थे, पावर्टी एलिवेटेड एरिया से थे, बुनियादी सहूलतें नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली स्टेट के खिलाफ उनके अंदर एक जज्बात जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे। और जब अली अब्दुल्ला सालेह की जानिब से, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे और यमन के सदर बन चुके थे, उनकी जानिब से फौज कशी की गई हुसियों के इलाकों पे, जनूबी यमन, शुमाली यमन के इलाकों पे, शुमाल मशरक़ी यमन में ज़्यादातर हुसियों की आबादी है। तो उस फौज कशी के नतीजे में सऊदीया जो है वो अली अब्दुल्ला सालेह की पुष्पनाही पे खड़ा था, बैकअप कर रहा था, और इधर से हुसियों ने उसको रेजिस्ट किया। और इस फौज कशी में उनके जो उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर थे बदरुद्दीन अल हुसी, ये 1994-93 की बात है कि उनको भी मार दिया गया, कैप्चर किया गया। उससे पहले भी उनके को रिलीजियस लीडर थे, उनकी भी डेथ हुई। और इस वार्ट में बुनियादी तौर पर उनको मुतवज्जे किया कि उनको अपनी अस्करी सलाहियतें मजीद बेहतर करनी चाहिए। अच्छा अनवर, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो अमेरिका या यूरोपीय ममालिक का कितना नुकसान कर चुके हैं हुसी, जो इतलात आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है 30 से ज़्यादा ऑपरेशन जो हैं हुसीज की तरफ से किए गए। अच्छा, हमें इस चीज़ में ये भी देखना होगा कि हुसी बुनियादी तौर पर इस वक्त सिर्फ हुसी, इनकी जो अस्करी सलाहियत है उसका नाम है अंसारुल्लाह के लिए नहीं है। इस वक्त उसका अलायंस है मिस्र की यमन की रेगुलर आर्मी के साथ। यमन की रेगुलर आर्मी और अंसारुल्लाह इस वक्त अलाइड हैं। और अरब स्प्रिंग के बाद जब अली अब्दुल्ला सालेह उनके साथ हुसियों का एक अलायंस डेवलप हुआ था और उस अलायंस के ख़िलाफ़ जब वो अलायंस काफ़ी कामयाब जा रहा था, उस वक्त सऊदी अरब ने एक पीस अकॉर्ड कराया और उस पीस अकॉर्ड के नतीजे में अब्दुल रब्बो मंसूर हादी को सदर सऊदीया की जानिब से डिक्लेयर किया गया और उनको इटास दिया गया कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएंगे। ताहम वो इलेक्शन नहीं हुए। नतीजतन अरब स्प्रिंग के दौर में हुसियों की जानिब से एक तहरीक चलती रही
مظاہروں کا سلسلہ چلتا رہا, اس کے بعد خودکش حملوں کا کچھ سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو عبدالربو منصور ہادی تھے سعودی, جب ان کے خلاف ریزسٹنس زیادہ ہوئی, جو بالآخر عسکری موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی, تو انہوں نے سعودیہ میں پناہ لی. سعودیہ نے اپنی فوجیں اتاری, اور سعودیہ نے یہ پہلی دفعہ فوجیں نہیں اتاری بلکہ 1994 سے یہ فوجیں اتاری. 1994 سے سعودی فوجیں کسی نہ کسی صورت میں حوثیوں کے خلاف برسر پیکار رہی, اور اس میں سعودیہ کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا. پھر 2010 تک جو جنگ ہوئی اس میں بھی سعودی فوجیوں کو بڑا نقصان ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ اتحاد تھا, جو راحیل شریف کا, جو جنرل راحیل شریف کا اتحاد تھا دہشت گردی کے خلاف, اس اتحاد نے, سعودی فوج نے نہ صرف اپنی فوجیں یمن میں اتاری انہی حوثیوں کے خلاف, بلکہ مختلف ممالک سے کرائے پہ بھی فوجی لیے گئے. امریکن ایڈوائزرز بھی وہاں پہ موجود تھے, امریکن جو پرائیویٹ کانٹریکٹر سے وہ بھی اپنے سپائی لے کے آئے ان حوثیوں کے مخالف. پھر ہم نے یہ دیکھا کولمبیا سے 10,000 جو ہیں کرائے کے فوجی ہائر کیے گئے ان حوثیوں کے خلاف. بمباری ایئر فورس کا استعمال کیا گیا, نیوی کا استعمال کیا گیا, تاہم اس کے باوجود عملی طور پہ حوثیوں کو شکست دینے میں ناکامی ہوئی, اور ابھی بھی حوثی جو ہیں یمن پر قابض ہیں. اور جب سے غزہ کا بحران پیدا ہوا اسرائیل کی جانب سے, غزہ میں ناکہ بندی کی گئی, غزہ میں قتل عام شروع کیا گیا, اس وقت یہ پہلی قوم بن کے ابھرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کے اور اس کے اتحادیوں کو بحیرہ احمر, باب المندب استعمال کرنے سے روکنے کا اعلان کر دیا, اور اس کے بعد سے ان کے حملے جاری ہیں. تقریباً 30 سے زائد آپریشن ہو چکے, 25 سے 30 ایسے بڑی جہاز ہیں جن کو کیپچر کر لیا ہے, وہ اس وقت حوثیوں کے پاس موجود ہیں. امریکہ کی نیول شپس کو باقاعدہ انہوں نے ہٹ کیا ہے, اور اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ یہ حوثی جو ہیں وہ عملی طور پہ دنیا کی تجارت روکے ہوئے ہیں. عملی طور پہ انہوں نے دنیا کی تجارت کو نہ صرف روکا بلکہ اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیا, اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی امریکہ کو کامیابی کا امکان ہے, تو وہ آلریڈی چونکہ حالت جنگ میں 1962 سے وہ ٹرینڈ ہے. اس وقت جو جنریشنز حوثیز کی جو چل رہی ہیں, جو اس وقت نوجوان ہیں, جو ان کے فائٹرز ہیں, وہ آج سے فائٹرز نہیں, وہ 1962 سے جب وہ بچے تھے وہ یہی حالات دیکھتے آئے ہیں, اسی طرح برسر پیکار ہیں, اور وہ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تیار ہے. سعودی الائنس کی جانب سے ہوائی بمباری کی جاتی رہی. اب ہم دیکھ رہے ہیں امریکی اور برطانوی طیارے جو ہیں وہ مختلف مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن نہ یہ بمباری اس وقت زیادہ کوئی ڈفرینس پیدا کر سکی, اور چونکہ سعودی ایگریشن کو انہوں نے برداشت کر لیا, 5 سال سے زائد انہوں نے برداشت کیا اس ایگریشن کو, تو اب جو ہے امریکی ایگریشن, یہ بھی چونکہ ایریل بمبارمنٹ ہے, تو اس بات کی توقع نہیں ہے کہ امریکی جب تک گراؤنڈ پہ نہیں اتریں گے وہ ان کو کسی قسم کی کامیابی ملے گی. جی بالکل. ابھی انور عباس صاحب ہمیں جو ہے حوثی باغیوں کی جو ہے وہ اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ حوثی باغی کون ہے, ان کی کب سے جنگ بندی جو ہے جنگ شروع ہوئی, اور ابھی تک انہوں نے امریکہ اور اسرائیلی اتحادیوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. اس طرح کی ہم مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا جو ہے ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ نیوز ریفلیکشن کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں, تاکہ اس طرح کی ہماری جو اپڈیٹ ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.